हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उम्मीद है कि आप सभी ने पीछे जितने भी वीडियो मैंने डाली हैं आरो भाग 1 के गद्य खंड की, तो वो शायद आप सब ने देख ली होंगी। सॉरी, मैं गद्य बोल जाती हूँ, हमारा पद्य खंड शुरू हो रखा है। पद्य खंड हमने शुरू कर रखा है और इसके हम 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, 3 अध्याय हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसमें कबीरदास हमने पढ़ लिया है, मीराबाई हमने पढ़ लिया है और राम नरेश त्रिपाठी जी की जो पथिक कविता है वो भी हमने सप्रसंग व्याख्या और पदों की व्याख्या, जीवन परिचय, संभावित प्रश्न उत्तर, ये सारे हम उन वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो अध्याय नंबर 4, जो कि आपकी आरो भाग के 1 के पद्य खंड से लिया गया है और ये हमारी कविता है वे आँखें, जो लिखी गई हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। तो हम सबसे पहले कविता की व्याख्या पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे कि हो सकता है पेपर में कवि का जीवन परिचय भी पूछ ले सुमित्रा नंदन पंत जी का, और वैसे भी साहित्य में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, उस लिहाज से भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि छायावादी युग के जो 4 महान स्तंभ हैं उनमें से एक सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय। पल्लव की भूमिका। पल्लव की भूमिका में इनकी रचना थी वीणा, ग्रंथि, गुंजन, तो आपने सुनी होगी। तो उसी में एक पल्लव भी है जो इनका काव्य ग्रंथ है, और उसकी भूमिका में इन्होंने क्या कहा है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों, सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। तो ये जो पंक्तियां हैं उन्होंने काव्य के बारे में कही हैं कि कविता के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये था कि कविता को पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों के सामने एक चित्र बन जाना चाहिए। जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे, वे आंखें कविता पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कि ये घटना हमारे ही आंखों के सामने घटित हुई हो। तो उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, उनमें स्वर भी होना चाहिए, और जब उनको बोलें तो सेब की तरह रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर ही झलक पड़े। तो ऐसा हमारा काव्य होना चाहिए। ये बात सुमित्रा नंदन पंत जी ने पल्लव की भूमिका में कही है। अब हम देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त। कई बार आपके TGT और PGT एस्टेट में ये खूब पूछा जाता है क्वेश्चंस, और भी अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी, या किसी और कवि का भी पूछ लेते हैं कि उनके मूल नाम क्या था। गोसाई दत्त इनका मूल नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा, जो कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1900 में। कहाँ हुआ? जिला अल्मोड़ा, कहाँ पर? उत्तरांचल में, और कौसानी ग्राम में हुआ। कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। और अभी आपको पॉइंट्स बना के कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको बता रखा है। चाहे कोई बच्चा, चाहे 11वीं क्लास का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो, चाहे HPSC जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है उसका कोई विद्यार्थी इसे देख रहा है, तो जो लिखने का तरीका है वो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ मैं बताकर उसको थोड़ा सा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती। अगर आप जीवन परिचय लिखने का तरीका देखना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। अब हम सीधा बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, और लोकायतन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारे इनकी काव्य रचनाएं हैं। क्या है? ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनमें से जो इनकी युगवाणी है, जो युगांत है, वो यहाँ पर नहीं दी गई है। युगांत है, युगवाणी है, तो वो सारी युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये जो सारी थी ये प्रगतिवादी रचनाओं में आती हैं। क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे पहले ये छायावादी युग की कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन उसके बाद इनका एक बार झुकाव जो था प्रगतिशील कविताओं की तरफ हो गया था। जैसे ये गांधी
गांधी जी से प्रभावित हुए, तो बाद में और अरविंद दर्शन जी का भी प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ा, और लास्ट की इनकी जो कविताएं हैं या इनका जो झुकाव है वो आध्यात्मिकता की तरफ हो गया था। तो ऐसे याद रखना है, छायावाद से शुरू किया, फिर प्रगतिशील कविताओं की तरफ बढ़े, और जो हम इस कविता इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी की जो वे आंखें कविताएं पढ़ेंगे, ये आपकी प्रगतिशील कविता ही है। तो ये प्रगतिशील कविता में आती है, और जो इनकी युगवाणी और युगांत यहाँ लिखी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ये इनकी प्रगतिवादी कविताएं हैं, ठीक है। और जो लास्ट की हैं इनकी, वो आ जाती है आपकी उसमें आध्यात्मिकता की तरफ के, उससे अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी कविताओं पर प्रभाव पड़ा है अरविंद दर्शन का। तो ये इनकी कविताएं थी, वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। अब हम बात कर लेते हैं एक लाइन और नीचे, सम्मान कौन कौन से मिले इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचना पर कौन कौन सा इनको पुरस्कार मिला था। तो लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, और ये कब मिला, 1964 में मिला। जो लोकायतन इनकी काव्य रचना थी उस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और 1964 में मिला। अब चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, और कब मिलता है, 1968 में। तो चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, और जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला इनको, सरकार ने जो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया वो 1961 में दिया। पद्म भूषण अलंकार इनको 1961 में दिया गया। अभी पिछली बार जब टीजीटी का पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चिदम्बरा पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि छायावादी युग जब आप पढ़ेंगे, आप जीवन परिचय एस्टेट वाले भले ही ना पढ़ें, लेकिन जब आप छायावादी युग को पढ़ेंगे तो ये वहाँ पर आपके काम आने वाला है। तो ये थे इनके, और 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो मिला कला और बूढ़ा चांद पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस पर मिला, कला और बूढ़ा चांद पर, और ये कब मिला, 1960 में मिला। तो 1960 में कला और बूढ़ा चांद जो इनकी काव्य रचना थी उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और वो 1968 में मिला। और जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार था ये इनको लोकायतन पर मिला, और कब मिला, 1964 में मिला। तो ये थे इनके पुरस्कार और इन पर मिलने वाले ये थी इनकी रचनाएं और इन पर मिलने वाले पुरस्कार। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई, 1977 में। 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है उत्तरांचल के कोसानी गांव में, जो कि जिला अल्मोड़ा में पड़ता है। तो 1900 में इनका जन्म हुआ और 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं, मतलब इनको प्रकृति का चितेरे कवि भी कहा जाता है और प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि भी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है अपनी रचनाओं में कि मुझे जो कविताएं लिखने का प्रशिक्षण मिला या कविता लिखने की जो प्रेरणा मिली वो मुझे प्रकृति से ही मिली है, और उसका भी श्रेय जो मेरी जन्मस्थली कुर्माचल है उसको जाता है। ये बात इन्होंने खुद अपनी रचनाओं में कही है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया था। देखो ये श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है कि हिंदी कविता में प्रकृति को
प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। मतलब इनकी जो कविताएं हैं उनमें प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंध का दस्तावेज कह सकते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? कौसानी गांव में ही हुई। और जो उच्च शिक्षा के लिए इनको कहाँ पर भेज दिया गया था? इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में इनको भेज दिया गया था और वो 1919 में भेजा गया था। उच्च शिक्षा के लिए इनको 1919 में इलाहाबाद भेज दिया जाता है। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। मतलब ये पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। मतलब गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास चल रहा था और 1919 में इन्होंने उसमें कॉलेज में एडमिशन लिया। तो क्या हुआ कि अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी न करके बीच में ही छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो गई और उसमें शामिल हो गई। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। मतलब कविताओं में एकदम से बदलाव, पहले जो कविताएं लिखी जा रही थी भारतेंदु युग से पहले, नहीं सॉरी, ये सुमित्रा नंदन पंत जी जो है छायावादी युग के कवि हैं। तो छायावादी युग से पहले जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की जो कविताएं लिखी गई थी वो ज़्यादातर भारतेंदु युग की तो राष्ट्रीय चेतना से भी ओतप्रोत थी, क्योंकि उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष चल रहा था। और द्विवेदी जी युग की जो कविताएँ थी उनमें भाषा को सही तरीके से हिंदी के प्रचार प्रसार और बढ़ावे, मतलब खड़ी बोली के परिमार्जन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो एकदम से इन्होंने क्या किया, अपने कविताओं का विषय जो है वो बदला। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। शुरुआत मैंने आपको पहले ही बता दिया। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। मतलब प्रकृति के अंदर पल पल जो भी परिवर्तन होते जाते हैं वो इनको, प्रकृति के जो जादू थे, जो परिवर्तन वाले जादू थे, अर्थात प्रकृति के अंदर पल पल जो परिवर्तन हो रहा था उस जादू ने इनको अपनी तरफ आकृष्ट किया। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें, देखो प्रगतिशील दौर की कौन सी कविताएं हैं? एक तो ताज और एक वो आंखें। मैंने आपको बताया पहले छायावादी युग की कविताएं हैं। छायावादी युग की कौन सी है? वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है। तो ये युगांत है, ये सारी पल्लव गुंजन ये सारी इनकी छायावादी कविताएं हैं। और ताज और वे आंखें इसकी प्रगतिशील काव्य की जैसी कविताएं भी लिखी। वे आंखें और ताज जो हैं ये प्रगतिशील कविताएं हैं इनकी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। देखो इन्होंने ये मानवतावाद, इनकी कविताओं में मानववाद आया। वो किससे प्रभावित होकर आया? अरविंद से प्रभावित होकर आया। और ये उन्होंने कौन सी पंक्तियां लिखी? मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। अब ये पूछ ले कि आपसे कि सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविताएं में मानववाद है वो किससे प्रभावित है? वो किससे प्रभावित है? अरविंद से प्रभावित है। और ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। इसके अलावा उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। अब इनके उपन्यास की बात करें तो एक हार नामक इनका एक उपन्यास भी है। और कहानी संग्रह तो कुछ कहानियाँ ही हैं जिनका इकट्ठा इन्होंने संकलन किया। तो इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट और आपके टीजीटी पीजीटी एस्टेट में आने वाला क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि रुपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। मतलब जो प्रगतिवादी साहित्य था हमारा, छायावादी युग के बाद जो प्रगतिवादी साहित्य आता है उस पर विचार विमर्श किया किसने? रुपाब नामक
पत्रिका इन्होंने निकाली और रूपाब नामक पत्रिका इन्होंने कब निकाली? 1938 में निकाली। तो ये आप याद रखेंगे। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। मतलब इनकी भाषा में जो भाषा की जो जादूगरी दिखाई देती है वो क्या है? चित्र भाषा है या बिंबात्मक भाषा की संज्ञा हम दे सकते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। माने खड़ी बोली का समर्थन इन्होंने किस में स्वीकार किया? तो आप बताओगे पल्लव की भूमिका में खड़ी बोली के बारे में इन्होंने अपना समर्थन दिया है, क्योंकि पल्लव ये इन्हीं की रचना है। और ये दोनों का जब विवाद था ब्रज भाषा और खड़ी बोली का, तो इन्होंने खड़ी बोली का ही पक्ष लिया था। ये बातें हमें याद रखनी हैं। अब हम देखते हैं ये जो हमारी कविताएं हैं। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। प्रस्तुत कविता वे आंखें कौन सी किस प्रकार की कविता है? प्रगतिशील दौर की कविता है। हमें पहले बताया कि इन्होंने पहले छायावादी कविताएं लिखी और उसके बाद इन्होंने प्रगतिशील कविताएं लिखी और इन्होंने अपने काव्य यात्रा के अंतिम में इन्होंने आध्यात्मिक रचनाएं की। ठीक है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली रचनाएं की। तो इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। किसमें? प्रस्तुत कविता में वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है और प्रगतिशील यानी कि इस कविता के अंदर इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? विरोधाभासी अवधारणा विकास पर, कि एक तो तरफ भारत तो आज़ाद हो गया, हम सब लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो किसान था उसकी जो दशा थी वो पराधीन थी। तो ये यहाँ पर दोनों विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, इधर स्वतंत्र और स्वतंत्र होते हुए भी क्या है? पराधीन है। तो ये विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया। युग युग से शोषण के शिकार युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। मतलब हमेशा आज ही नहीं, युगों युगों से जो हमारे किसान का जो शोषण होता जा रहा है वो कवि को आहत करता है, मतलब दुख पहुंचाता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब यह है कि स्वाधीन होने के बाद भी कभी किसानों को केंद्र में रखकर कभी भी इस व्यवस्था के बारे में नहीं सोचा गया और ना ही इनके हित में कोई निर्णय लिया गया। अभी तक की किसान की हालत क्या होनी चाहिए, क्या हो रही है बेचारे की, उसके हित में क्या करना चाहिए हमें, किसान किस तरीके से ऊपर उठ सकता है। कहने को तो नेता लोग बहुत मतलब भाषणबाजी करते हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो किसान की दशा आज भी वैसे ही है। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। मतलब जो हमारी वे आंखें कविता है उसमें भी एक किसान के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों के बारे में बताती है। स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो आप इस कविता में पढ़ेंगे कि किसान के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुख उसके किस प्रकार के हैं। तो आप इस कविता में पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता वे आंखें। वे आंखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस कविता की व्याख्या, जो कि आने वाले HPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं आपके, एक तो कवि के जीवन से संबंधित बन सकता है, एक आपके 2 या 4 नंबर में कवि की साहित्यिक विशेषताएं आपसे पूछ सकते हैं, एक आपसे कवि की जो भाषा शैली है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं।
और अब हम इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्या भी हो सकता है हमारे पेपर में आ सकती है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के बारे में कहा है कि उनकी आँखों में गुफा के समान अंधेरा भरा हुआ है या गुफा के समान अंधेरी आंखें दिखाई दे रही हैं। उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि उन आँखों में जिस तरह से हमें अंधेरी गुफा में झांकने से भी डर लगता है, ठीक उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि किसान की जो आँखें हैं वो मुझे अंधेरी अंधकार वाली गुफा के समान प्रतीत होती हैं और उनमें झांक कर देखने को भी डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कह रहा है कि उन आँखों में, दारुण का मतलब होता है भयानक, उन आँखों में भयानक दुख, दर्द, पीड़ा और नीरव होता है मौन रोदन, मतलब जो अपने दुख को रोककर भी नहीं बता सकता। मौन रोदन, दैन्य दुख और भयानक करुणा जो है उन आँखों में भरी हुई है। तो ये किसान के बारे में कवि कह रहा है कि उसकी आँखें जो है एक दुख से भरी हुई हैं। आँखें मुझे एक अंधेरी गुफा की भांति भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की शून्य आँखों में देखने से भी मन भयभीत हो जाता है, क्योंकि किसान की आंखों में क्या है? दुख है, दर्द है, निराशा है और शोषण से उत्पन्न पीड़ा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आगे क्या कहता है? वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। कवि कहता है कि हमारा किसान हमेशा से ही स्वाधीन रहा है और उसकी आंखों में अभिमान भरा, आंखों में इसका अभिमान मतलब गर्व, और उसे अपने आप पर, किसान होने पर उसे अपने आप पर अभिमान भी था। और हमारे समाज में वो अब तक स्वतंत्र समझता आया था अपने आप को, यानी कि हमारे समाज में किसान की इज्जत थी। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य भय खिसका। कगार का मतलब है यहाँ पर किनारा। अब कवि कह रहा है कि बेचारे किसान को ऐसी मझधार के अंदर अर्थात बीच नैया में छोड़कर संसार के जो लोग हैं एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। और कोई समय ऐसा भी था जब लोग सबसे ज़्यादा किसान की इज्जत करते थे। किसान भी अपने आप को स्वाधीन समझता था, वो अपने समाज में इज्जत समझता था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। जब कवि, ये कब की बातें हो रही है? जब कवि ने ये कविताएं लिखी थी। कह रहा कि आज जो है कवि की उसकी किसान की स्थिति बदल चुकी है और किसान बेचारे को बीच मझधार में ही छोड़कर ये संसार एक तरफ खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। उसी प्रकार से तमाशा देख रहा है जिस प्रकार से किसी नदी के किनारे कोई मिट्टी का टीला हो और वह पानी में बहकर चला जाता है। आगे कवि क्या कहता है? लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कह रहा है लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे। कवि कह रहा है कि जिन लहराते हुए खेतों को वह अपनी आंखों से देखकर खुश होता था, अब वह अपने ही खेतों से बेदखल हो गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि कह रहा है कि जिन लहराते हुए खेतों को वह अपनी आंखों से देखकर और लहराती हुई एक एक तिनके को देखकर हंसती थी उसके जीवन की, मतलब वह अपने जीवन में खुश होता था अपनी लहराती हुई फसलों को देखकर। लेकिन आज उन्हें उन्हीं खेतों से, उसी फसल से बेदखल कर दिया है जिस फसल को उसने अपने खून और पसीने से सींचा था। उन्हीं खेतों से उसे बेदखल कर दिया है। क्योंकि ज़मींदार जो है, जब ये लगान नहीं, किसान अपना लगान या फिर अपना वो चुका नहीं पाता है, कर नहीं चुका पाता है, तो ज़मींदार उनको उसके खेतों से बेदखल कर दिया है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा,
कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। मतलब यहाँ पर एक तो पहले ही पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा कि वो अपने खेतों को खो चुका है। जिन लहराते हुए खेतों को देखकर आज किसान जो है हमारा खुश होता था, जिनकी हरियाली को देखकर खुश होता था, जो उसके जीवन में खुशी भरते थे, जिन खेतों को उन्होंने खून पसीने से सींचा था, आज उन्हीं खेतों से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। तो इस कविता के अंदर सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की बहुत दयनीय स्थिति को उजागर किया है और उसके मन में जो दारुण दुख है, जो करुणा है, जो भयानक दर्द है, उन सब को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो पहले ही पद्यांश में क्या था कि उसके खेत के जमींदार उनसे छीन लेता है। अब दूसरे में क्या है, वो अपने बेटे को याद करता है, उसके बेटे को कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। कारकुन मतलब जो कारिंदे थे, जो जमींदार के कारिंदे थे, जो जमींदार के चमचे थे, उन्होंने उनके बेटों को लाठियों से इतना मारा कि उन्होंने दम ही तोड़ दिया। वह बेटा उस किसान की आंखों का तारा था, वह उसकी आंखों ही आंखों में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, मतलब वह अपनी आंखों का तारा अपने बेटे को देखकर खुश होता था। और किस तरीके से उसके बेटे की किसान के कारिंदों ने उनकी हत्या कर दी, लाठियों से मार मार कर उसे जान से मार दिया, वो दृश्य उसकी आंखों में घूम रहा है और किसान वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। उसको याद करके, अपने बेटे की मृत्यु को याद करके बहुत दुखी होता है। बिका दिया घर द्वार। अब पहले में तो क्या उसके खेत गए, दूसरे में उसका बेटा गया और बिका दिया घर द्वार। महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी। महाजन महाजन थे, अपने ब्याज को पूरा करने के चक्कर में उन्होंने उनका घर भी बिकवा दिया। रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। देखो बेटा भी गया, खेत भी गया और क्या था, घर भी बिक गया। और अब क्या हुआ, उसके पास बैलों की जोड़ी थी, जो उसे अपने जान से भी प्यारी थी, जिनसे किसान कमाकर खाता था, वह भी नीलाम कर दी, जमींदारों को नीलाम कर दी। वह भी अब जब उसे याद करता है तो वो उसकी आंखों में चुभती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अब उसकी उजरी मतलब जो उसके पास उसकी सफ़ेद गाय थी, वो उसके अलावा किसी को भी दूध नहीं देती थी, लेकिन वह गाय भी अब उसके पास नहीं रही थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कह रहा कि जिन फसलों को देखकर, जिन फसलों को उसने खून और पसीने से सींचा था और जिनको देखकर उनकी आंखें नाचा करती थी, मतलब उनकी आंखें खुश होती थी, आज वह उसकी सुख की खेती भी उजड़ गई है। बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखो, आप इस कविता को जब भी पढ़ रहे हैं तो एक चित्र सा आपकी आंखों के सामने बन रहा है। तो यहाँ चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है पूरी कविता में ही। अब आगे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं कि बिना दवा दर्पण के घर ने मतलब घर वाली, उसकी जो पत्नी थी वो बिना दवा समय पर दवा न मिलने के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वह अर्थात वह भी स्वर्ग चले जाती है। आंखें आती भर, वो कहता है देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। कह रहा है कि बिना दवा दारू के, समय पर दवाओं के अभाव में उनकी पत्नी स्वर्ग चली जाती है और उसके 2 दिन बाद ही जो उसकी दूध मुही बेटी है, अर्थात सिर्फ दूध के सहारे ही पलने वाली बेटी है, वो भी 2 दिन बाद मर जाती है। इन सारी बातों को देखकर कवि कह रहा है कि आंखें भर आती हैं उस किसान की, जब ये सारी चीज़ें, सारी बातें वो याद करते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, जब उनका बेटा भी जमींदारों के कारिंदे उनको मार देते हैं तो घर में उनकी विधवा पुत्र वधू है। और आपको पता है कि उस समय विधवा को भी समाज कलंकित समझता था। कि आगे देख लेते हैं इसमें, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन थी।
मतलब क्या कह रहा है कि उनके घर में उनकी पुत्र विधवा पुत्र वधू थी। कहने को तो वो घर की लक्ष्मी थी, लेकिन उसके बेटे की मृत्यु के बाद वो समाज की नज़रों में पति घातिन थी, अर्थात पति की हत्यारन थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने भी उसे विधवा समझकर उस पर बुरी दृष्टि डाली और उसे अपने पास पकड़कर बुलवा लिया। इस कलंक को वह न सहन कर सकी और डूब कुएं में मरी। एक दिन वह भी कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती है। बैल गए, घर गया, खेत गए, बेटा गया और फिर उसके बाद जो पुत्र वधू बेटी बची थी वो भी गई, पत्नी गई और उसकी बेटी भी गई। सारा जो संसार है कवि का यानी कि परिवार है वो पूरा उजड़ चुका है। खैर पैर की जूती। अब वो अपने आप को कहीं ना कहीं तसल्ली देता है और कहते हैं कि अगर पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं। पत्नी के लिए देखो उसने क्या कहा है, पैर की जूती। मतलब जिस चीज़ की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, मूल्य नहीं होता है, कह रहा कि खैर कोई बात नहीं। जोरू होता है पत्नी, पत्नी तो पैर की जूती की तरह है। न सही एक दूसरी आती, अगर वो ना थी तो दूसरी आ जाती, अर्थात दूसरी शादी कर लेता। पर जवान लड़की की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। जिस तरीके से उसके जवान बेटे की मृत्यु जमींदारों के कारिंदों ने लाठियों से मार मार कर दी, उसको याद करते ही किसान की छाती फटने लगती है। ये यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। सांप लौटना अर्थात उसे बहुत दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जब कवि बैठा बैठा अपने सुख के दिनों को याद करता है तो थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए उसकी आंखें चमक जाती हैं। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती हैं। यहाँ पर फिर से कह रहा है कि लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख, जब वो वास्तविकता के बारे में सोचता है, पिछली बातों को तो सोचकर उसका आंखें जो है खुशी के कारण चमक जाती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आंखें जो हैं, उसका हृदय जो है सुनने में पहुंच जाता है। जो उसकी जो अब स्थिति है वो उसे तीखी नोक की तरह चुभने लग जाती है। तो ये थी हमारी आज की कविता वे आंखें। अब ये इसके कुछ प्रश्न है, शायद इस तरीके के क्वेश्चंस तो हो सकता है आपसे ना भी पूछे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने अभी आपको बताए हैं, सभी कविताओं का सरलार्थ करके बता दिए हैं, तो आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया है। ये पिछले किसान के उन सुखी संकेतों की तरफ संकेत किया है जब किसान के लहराते हुए खेत थे, गाय थी, पत्नी थी, पुत्र वधू भी थी, अच्छा भला कमाते थे, खाते थे, एक भरा पूरा परिवार उसके पास था। ये सारे हैं जो पिछले वो दृश्य जो संकेत हैं, कवि ने पिछले सुखों की ओर संकेत किया है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जमींदार ठहराया गया है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो इनके ऊपर अत्याचार करते हैं। कर वसूल न कर पाने पर वो क्या कर देते हैं, घर नीलाम करवा लेते हैं, उनके बैल भी नीलाम करवा लिए, उनका सब कुछ नीलाम करवा लिया। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चंस थे, शायद आप कर लेंगे। तो यही बनते हैं एग्ज़ाम में आने लायक, बाकी ये बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं तो आप देख लेना। और संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए, इनमें क्या कहना चाह रहा है, ये हमने अभी आपकी की थी, वहाँ पर ये आप देख सकते हैं। घर में विधवा रही पतो खैर की जूते, इन पंक्तियों को ध्यान में रखते वर्तमान समाज और स्त्री के विषय पर एक लेख लिखें। देखो जिस समय ये कविता लिखी गई थी उस समय आपको पता है आज भी हमारे समाज में स्त्री की जो दशा है, अब तो खैर फिर भी सुधरती जा रही है, लेकिन जब कविता लिखी थी उस समय की अगर बातें देखें तो पैर की जूती ही समझी जाती थी। स्त्री की दशा भी बहुत दयनीय थी, उसके मरने या ना मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक जूती टूट गई तो दूसरी ले ली जाएगी। तो स्त्री का समाज में जो स्थान था वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, मतलब इस तरीके का सम्मान नहीं था। स्थिति बीच में डगमगा रही थी, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी हैं। तो लिखने को आप अभी पता नहीं कितने नंबर में आपसे किस प्रकार से पूछें, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो ये थी हमारी आज की कविता।
और कविता है हमारी वे आंखें, लिखी हैं सुमित्रा नंदन पंत जी ने। वे आंखें लिखी हैं सुमित्रा नंदन पंत जी ने। और मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।